फ्रेंड्स, विक्रय वस्तु अधिनियम यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। देखिए, चैप्टर 1 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हमने इसके स्केलेटन को समझा था। स्केलेटन इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको इंडेक्स बेस्ड सेक्शन का ना, जितने इसके सेक्शंस हैं उनका इंडेक्स सबका याद हो जाना चाहिए। आज हम सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 3 तक, जहाँ पे आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, डेफिनेशंस और इसकी एप्लीकेबिलिटी दे रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसको टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये 7 चैप्टर्स आप बिल्कुल याद कर लें और साथ ही साथ इनके आगे सेक्शंस लिख लें। कभी भी देखिए, जब ये आप बनाते हैं ना सेक्शन, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ें आप, तो बेयर एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये हो जाती है कि आपको उसकी जो रेंज है ना, उसके जो सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक हम हर वीडियो में इसको रिपीट करेंगे जिससे आपको चीज़ें आपको अच्छे से याद हो सकें। दूसरा बात करता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। ये सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 17 तक। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, आपने चैप्टर 2 में क्या किया, फॉर्मेशन की, कॉन्ट्रैक्ट की। अब उसके इफेक्ट की बात हम करेंगे। ये हम करेंगे 18 से लेके 30 तक, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए आगे, जब परफॉर्मेंस करानी है। देखिए, परफॉर्मेंस कैसे होगी? परफॉर्मेंस होगी कि यहाँ पे सेलर जो है डिलीवरी देगा और बायर क्या है, पेमेंट देगा। यही काम होगा। ये कहाँ से कहाँ होगा? 31 से लेके 40 तक आपके चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 5 यहाँ पे बात करने वाला है जो आपका, ये बात करेगा भी, मान लो जो हमने कहा कि परफॉर्मेंस में पेमेंट देनी थी और पेमेंट नहीं दी बायर ने, तो सेलर क्या है, सेलर को तो पैसे नहीं मिले तो आपको डिलीवरी नहीं देगा। तो उस सेलर को हम क्या कहेंगे? अनपेड सेलर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये आपका, जो आपका आ जाता है कहाँ से कहाँ, 45 से लेकर के 54 तक। उसके बाद अगर कोई ब्रीच कर देता है तो आप कैसे मुकदमा लेकर जाएंगे, ये बात कही गई है आपकी कहाँ पे, चैप्टर 6 में, 55 से 61। और लास्ट बजाता है मिक्सलेनियस, 62 से 66। हमेशा इस डायग्राम को अपने सामने बना कर रखें और मल्टीपल टाइम्स इसको लिखें। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू रिमेंबर दिस, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए। चलिए, आज हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बात करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक। देखिए, पहला चैप्टर है, इसको कहा जाता है प्रिलिमिनरी। जो बात किसके बारे में बताएगा, जो बताएगा इसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ ये लगेगा, अबाउट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को जो है डिवाइड कैसे किया गया है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। ये 3 सेक्शन यहाँ पे आपके चैप्टर 1 में आते हैं। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। हर बेयर एक्ट का यही फर्स्ट सेक्शन होता है। सेक्शन 2 यहाँ पे डेफिनेशन क्लोज है। और सेक्शन 3 जो है आपका, ये बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, जो हमने अभी बात की थी सेल्स ऑफ गुड्स पे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सेल्स ऑफ गुड्स को निकाला तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही गया है, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी वहाँ, ये एक तरह से क्या है आपका, जो मदर ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स है। सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्ट जो है यहीं से निकले हैं। अभी हम समझते हैं आगे कि सेक्शन 1 आपका क्या कहता है, यानी कि शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट क्या है? सीधी सी बात है भाई, इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से नाम से जाना जाता है। पहले इस एक्ट को इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहा जाता था, लेकिन 1963 में जो है इंडियन वर्ड को यहाँ से ओमिट कर दिया गया। ये अब होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। बहुत सारे बेयर एक्ट में लिखा होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई, अब तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ही नहीं रहा, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। देखिए, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है? 15 मार्च 1930 को। और इन्फोर्स ये कब से हुआ? 1 जुलाई 1930। यानी 15 मार्च को इसको उस टाइम की पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, और लेजिस्लेशन के पास के बाद 1 जुलाई से इसका को इन्फोर्स कर दिया गया था।
अब ये होल ऑफ इंडिया पे है कि नहीं है? भाई बिल्कुल है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको याद है ना, 2019। तो उसकी वजह से अभी क्या है, ये पूरी इंडिया पे लागू होता है। आपने क्या पढ़ा? एप्लीकेबिलिटी। क्या पढ़ी? कि भी वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मैं कहूँगा इसके आगे आप लिख लीजिए अपने बेर एक्ट में, साथ में पढ़ना भी आपको, रीड विद सेक्शन 66 के साथ पढ़ना है। आप कहेंगे क्यों पढ़ना है 66 के साथ? इसलिए ज़रूरी है कि ये बताता है इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि कहाँ पे लागू नहीं होगा। ये चीज़ भी साथ में आपको पढ़नी चाहिए। तो रीड विद 66, इससे पहले के जो भी आपके रूल्स थे उन पे नहीं होगा, कई तरह के वहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। हम 66 को भी साथ में कवर करेंगे। सेक्शन 2, देखिए सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस बताता है। डेफिनेशंस आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बेनिफिट मिलेंगे। तो कहीं भी डेफिनेशन देखिए 2 तरह की होती हैं, एक जनरल डेफिनेशंस होती हैं और कुछ स्पेशल डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 2 आपके बारे में को बता रहा है कि भाई आपको जनरल डेफिनेशंस क्या होंगी। सबसे पहले देखिए हमें कौन चाहिए? हमें एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए। बायर को बताया गया है 2 के 1 में, यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और 2 के 13 में बताया गया सेलर को। इनको एक साथ पढ़ें, एक बंच ये हो गया। उसके बाद डिलीवरी, भाई जब सेल होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, गुड्स का लेना देना होगा तो डिलीवरी भी होगी। अब डिलीवरी होगी तो किस स्टेट में होगी? डिलीवरेबल स्टेट में होगी। यानी कि भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे मोबाइल लिया, आपने मुझे ख़राब मोबाइल दे दिया। डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, कि भाई उस गुड्स के ऊपर मेरा हक है, ये मैं कैसे जताऊंगा? उसके लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उस माल पर मेरा हक दिखाता है मुझे, उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स कहते हैं। फॉल्ट क्या होता है? कोई इसमें कमी अगर आ जाती है उसको फॉल्ट कहते हैं। गुड्स क्या होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। उसके बाद आप आ जाइए फ्यूचर गुड्स। देखिए पहले आप गुड्स को पढ़िए, फिर फ्यूचर गुड्स को पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर गुड्स क्या है? एक ब्रांच है गुड्स की ही। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है? क्योंकि क्या है ये? मर्केंटाइल लॉ है, तो इसलिए मर्केंटाइल एजेंट पढ़ना होगा। प्राइस क्या होता है? भाई जब आप कहीं पे कुछ सेल करेंगे तो प्राइस के लिए करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट तो प्राइस नहीं पे कर सकता, अपने डेट नहीं पे कर सकता। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या रहेगा? उसके बाद स्पेसिफिक गुड्स किसे कहेंगे? ये भी एक तरह से गुड्स की ही ब्रांच हो जाती है। और लास्ट डेफिनेशन बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल आल्सो अप्लाई। इस तरह की टोटल 15 डेफिनेशन है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे आज। सेक्शन 2 देखिए, सबसे पहले बायर और सेलर, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि देखिए सेल्स ऑफ गुड्स क्या है, जिसको हम सोगा लिख देते हैं 1930, ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है। पहले क्या होता है कि बायर और सेलर में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। अब बायर कहता है कि मुझे आपसे ये आइटम लेना है, सेलर कहता है कि ठीक है ले लो, मैं इस प्राइस पे दे दूँगा। एक कंसिडरेशन हो गया। कंसिडरेशन चाहिए तो कंसिडरेशन क्या हो गया? प्राइस हो गया। अब जब वो सेल हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, वो पैसे दे देता है, वो आइटम दे देता है, देन एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उसके लिए चाहिए 2 पार्टी, एक हो गया बायर, एक हो गया सेलर। जो बायर है ये 2 के 1 में डिफाइंड, अ पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाई, जो व्यक्ति या तो चीज़ों को खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और जो पर्सन सेल करता है या फिर एग्री टू सेल गुड्स, वो क्या हो गया? आपका सेलर हो गया। ये हो गया डिफरेंस बायर और सेलर का। अभी डिलीवरी पे आते हैं। देखिए डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी होता है किसी भी, बाय नेम इटसेल्फ। ये हॉस्पिटल वाली डिलीवरी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। डिलीवरी मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति को भेज देना। अब डिलीवरी कई तरह की होती है। देखिए एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, इनको समझिएगा आप, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। प्लीज़ कंसंट्रेशन 2 से 3 मिनट अब बहुत ज़्यादा रखिए यहाँ पे, इधर उधर ना अपना ध्यान भटकाएं। देखिए एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है कि आप एक मोबाइल शॉप पे गए। मोबाइल का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल मोबाइल ज़्यादा बिकते हैं। आपने उसको पैसे दिए, यू पे प्राइस फॉर द मोबाइल,
ही गेव यू मोबाइल। पोजेशन किसके पास आ गया? सेलर ने बायर को दे दिया मोबाइल और बायर ने सेलर को पैसे दे दिए। एक्चुअल डिलीवरी जो पोजेशन में थी अभी उसके दे दी गई। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में पोजेशन होता है, एक्चुअल पोजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इससे आपको डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आजकल आप सब लोग फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। अमेजोन पे भी करते होंगे कुछ लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे डिलीवरी करते हैं, अब वो जब आपके घर पार्सल लेकर आता है तो आप क्या कहते हो कि मैं घर पर अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी को दे जाओ। वो पड़ोसी की बेल बजाता है, पड़ोसी बाहर आता है, आपकी बात कराई जाती है, आप बोलते हो कि यार एक काम करो, मैं नहीं आ सकता, मेरा आइटम आप ले लो। आपने क्या किया? एक्नॉलेज कर दिया डिलीवरी। आपके पास पोजेशन तो नहीं आया अभी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आपके पास पोजेशन नहीं है, बट आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि ओके ठीक है, मेरे पड़ोसी को दे दो, मेरे दोस्त को दे दो। यानी कि जहाँ पे सेलर ने बायर को डिलीवरी तो दे दी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के बेस पे दे दी, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, भाई मैं कह रहा हूँ हमारे इंडियन कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट डिलीवरी है ये। कैसे है? अब आप जब भी कार ले लेते हैं, आपके पास मैक्सिमम के पास कार होगी, तो क्या होता है? आपका फ्रेंड आपसे, बहुत सारे फ्रेंड आपके क्या मांगते हैं? कार मांगते हैं आपसे कि भाई आपकी कार दे दो यार। तो क्या आप उसे कार देते हो? आप क्या देते हो? आप उसको देते हो क्या? अपनी कार की चाबी, एक अच्छे से की चैन में बंधी हुई, कि भाई ये चाबी लेके चले जाओ तुम, ठीक है। और कार दे दी हमने। क्या तुमने कार दी? आपने क्या दिया? आपने कार नहीं दी, आपने क्या दी? चाबी दी। तो ये जो की है, व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंबॉलिक डिलीवरी। कार की आपने सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी चाबी देने से, जब किसी चीज़ की सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाती है। आई होप आपको डिलीवरी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए अब डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरी होगी तो व्हेन दे आर, व्हाट इज दे आर? गुड्स। भाई गुड्स को हम कब कहेंगे कि वो डिलीवरेबल स्टेट है? व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल ने किसी शॉपकीपर से 20 किलो चीनी लेने का वादा किया। अब ये 20 किलो चीनी लेने जब पहुंचा तो वो जो चीनी जो थी उसको गीली हो गई थी पूरी तरह से। तो क्या वो गीली चीनी ये खरीदेगा? बायर नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, प्राइस भी सेम हो गया है, और फिर कहे कि मैं अब नहीं लूँगा, भाई लेनी पड़ेगी, अब तो लो यार, अब तो सब सही है, यानी कि भाई जिससे बायर मना ना कर पाए, ऐसी स्टेट में वो होनी चाहिए, उसको डिलीवरेबल स्टेट कहते हैं। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट। अब जैसे हम चीनी भीगी हुई थी, ये क्या था? ये फॉल्ट था वहाँ पे। 2 सबसेक्शन 8 यहाँ पे क्या कहता है कि इंसॉल्वेंट। भाई इंसॉल्वेंट का इंसॉल्वेंसी एक्ट भी हालांकि अलग से है, पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के संदर्भ में इंसॉल्वेंट का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन इज सीज टू पे हिज डेट, जो अपने डेट नहीं चुका सकता इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आमतौर पे लेन देन में उधार जो नहीं दे सकता है वापस, ठीक है। एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने इंसॉल्वेंसी की हो या नहीं की, जो अपनी उधार नहीं चुका सकता बिजनेस में लेन देन में, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर आ जाता है प्राइस। प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए प्राइस क्या है? प्राइस इज ए कंसिडरेशन। प्राइस क्या है यहाँ पे? कंसिडरेशन है। किस चीज़ का कंसिडरेशन? भाई आप मुझे आइटम दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ को लेकर हुआ है? प्राइस को लेकर हुआ है। तो प्राइस वहाँ पे क्या आ जाता है? प्राइस आपके कंसिडरेशन में आ जाता है, उसी के बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल्स ऑफ गुड इज नोन एज प्राइस। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा स्कैटर्ड हमने बात की होंगी
कि कहीं पे कोई सबसेक्शन डिस्कस किया, कहीं पे कोई, बट हमने टॉपिक वाइज करने की कोशिश की, सबसेक्शन वाइज नहीं। अभी आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। अब हम बात कर चुके हैं कि जो किसी माल पर आपका हक दिखाना, यानी कि सच अ डॉक्यूमेंट विच शोज दैट इट इज़ योर राइट ऑन द गुड्स, योर टाइटल ऑन द गुड्स। डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड अ बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, warehouse keeper certificate, then your wharfinger certificate, railway receipt, multimodal transport document, warrant or order for delivery of goods, any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby presented। देखिए ये क्या कह रहा है आपको कि मान लीजिए कोई भी ऐसी रिसिप्ट, अब आपने रेलवे में आप क्या करते हैं, बिल्टी जिसको हम बोलते हैं, कोई अपना बाइक या कोई भी आपका सामान आपने बुक करवा दिया, एक बिल्टी आपको रेलवे देता है, आप दूसरे स्टेशन में जहाँ आपने भेजा है वहाँ आप उसे दिखा के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट शोज़ योर टाइटल टू दैट गुड्स, कि दैट बिलोंग्स टू यू। लेकिन आप बताइए मुझे कि क्या कैश मेमो भी आपका टाइटल ऑफ गुड्स हो सकता है? कैश मेमो नहीं, कैश मेमो टाइटल ऑफ गुड नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि कैश मेमो सिर्फ पैसों की लेन देन की बात करता है, वो आपका टाइटल शो नहीं करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको याद रखिएगा। बाकी जितनी चीज़ें आपको दे रखी है ना, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी, अ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। ये सिंपल डेफिनेशन देता है इसकी। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन, ये वही डिलीवरेबल स्टेट वाली बात है कि उनकी कंडीशन कैसी है। सेलर की हम बात कर चुके हैं पहले कि सेलर किसे कहा जाता है। अब आ जाता है स्पेसिफिक गुड्स, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे गए, आपको लेने थे, वहाँ पे जाने के बाद गेहूँ लेने आप पहुँचे, व्हीट, यू गो टू द मार्केट एंड टू परचेज व्हीट एंड यू स्पेसिफाइडली चूज़ अ पर्टिकुलर लॉट कि मुझे ये वाला व्हीट चाहिए। तो वहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर उसको किया कि मुझे यही वाला चाहिए, तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड्स। उनको क्या कहेंगे हम? स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। अभी देखिए गुड्स का हमने अभी तक आपने देखा हमने 2 of 7 को कहीं डिस्कस नहीं किया अभी तक। हम 2 of 7 को अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये बात करता है गुड्स की। गुड्स किसे कहा जाता है? गुड्स का क्या मतलब होता है? देखिए गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज़ क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम, जो आपका एक्शनेबल क्लेम है, एंड मनी। ये 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। क्या नहीं होती? इंक्लूड नहीं। ये कहाँ है आपका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप सेक्शन 3 देखेंगे तो उसकी लास्ट डेफिनेशन एक्शनेबल क्लेम है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है। मनी मीन्स व्हाट? मनी मीन्स इट इंक्लूड्स द सच मनी विच इज़ अवर करंट करेंसी विच इज़ इन ऑपरेशन। ये वो 500 और 1000 के नोट नहीं है जिन्हें मोदी जी ने भाई और बहनों कह के बंद कर दिया था, वो वाले नोट की बात नहीं हो रही है। ये जो अभी करंट में 2000 का पिंक नोट जो चल रहा है ना, कोई भी करेंसी जो अभी यूज़ में है उसकी बात करता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके साथ में क्या इंक्लूड करता है? देखिए स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो आप मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और साथ में द थिंग्स आर अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब आप कहेंगे कि ये तो इमूवेबल की होना चाहिए, इसको आप कैसे कह सकते हैं? अगली लाइन पढ़िए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि विच इज़ एग्रीड टू बी सीवर्ड फ्रॉम द लैंड बिफोर द सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। भाई जिनकी बात कर ली जाए, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तो ज़मीन में है, अटैच्ड है, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से आप उसको लैंड से अलग करने की, सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ की आपने बात कर ली है,
ऐसे एग्री आप हो गए हैं तो वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। क्योंकि देखिए सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ लागू होता है, ये आप सिर्फ मूवेबल पर लागू होता है, इमूवेबल पर सोगा लागू नहीं होता है। अभी देखिए टाइप ऑफ गुड्स क्या क्या हो सकती हैं। टाइप ऑफ गुड्स में अगर मैं बात करूँ तो एग्जिस्टिंग गुड्स, हमने वही मोबाइल शॉप वाली बात की थी कि भाई आप दुकान पे गए, दुकान पे सामने एक मोबाइल रखा था, आपको पसंद आया, आपने पैसे दे दिए। जो गुड्स एग्जिस्ट करती है और तुरंत वहाँ पे क्या है, सेलर उसको बायर को पोजेसन देने को तैयार है और बायर प्राइस देने को तैयार है, हो गई सेल, एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स क्या है कि आप एक दुकान पे गए फर्नीचर वाली शॉप पे, यू टोल्ड हिम टू मेक अ ब्यूटीफुल बेड फॉर यू, कंफर्टेबल बेड बना दो भी मेरे लिए एक, और ये मेरे स्पेसिफिकेशन है। आपने स्पेसिफिकेशन बेस्ड कोई चीज़ बनवाई, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। यहाँ पहले होता है एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल, देन इट कन्वर्ट इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता है फ्यूचर ऑफ गुड्स में, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे हम, फ्यूचर गुड्स कहेंगे। फिर आता था कंटीजेंट गुड्स। देखिए कंटीजेंट बाय नेम इटसेल्फ इज डिपेंड्स अपॉन सम कंडीशंस। आपने किसी से बात की कि मुझे इस बार ना आप 100 टन प्याज दे देना, क्या दे देना, 100 टन ओनियन। इसका आपने किसान के साथ, एक फार्मर के साथ क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। फार्मर बोला ओके दे देंगे जी, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये भाई प्याज होंगे कि नहीं होंगे, बारिश हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, देयर आर सो मैनी कंडीशन, देयर में भी सम प्रॉब्लम, सम आपका फसल खराब हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन सम कंडीशंस। ऐसे जिनमें फ्यूचर में कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी चीज़ों को हम कंटीजेंट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटीजेंट गुड्स। अभी फ्यूचर गुड्स देखिए कहाँ डिफाइन है, आपका सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6 में डिफाइन है। और जो स्पेसिफिक गुड्स हैं वो एग्जिस्टिंग गुड की ब्रांच आ जाती है, स्पेसिफिक भी हो जाता है, ठीक है, इसको अनसर्टेन और असर्टेन भी बोला जाता है, और जेनरिक होता है, एक जेनरिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बिल्कुल अलग से कोशिश की है बताने की। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है। देखिए आप बहुत बार जाते हैं ऐसी दुकानों पे जहाँ पे ऑनर नहीं, उस दुकान का जो एक्चुअल ऑनर है वो नहीं होता है, उसका एक कोई सेल्समैन बैठा होता है, वो सेल्समैन आपको चीज़ें बेचता है। जब किसी के बिहाफ पे कोई एजेंट सामान को खरीदता या बेचता है, उसे हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। मर्केंटाइल वर्ड ही किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए यूज होता है। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स of business, as such agent authority either to sell of goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। ये सारे हक आपको जिसने दे दिए ना, एक तरह से ये यहाँ पे बायर और सेलर का एजेंट है, जो उनके बिहाफ पे सेल भी करता है और बाई भी करता है, उसे मर्केंटाइल एजेंट कहा जाता है। अब आते हैं लास्ट डेफिनेशन में हमारी। ये लास्ट डेफिनेशन क्या बात कर रही है, ये कह रही है कि एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल्स ऑफ गुड्स में क्या है, डिफाइन नहीं है, लेकिन कहाँ डिफाइन है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है, तो भैया हम उसको मान लेंगे अगर वो यहाँ पे बस इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ये सेम बात कौन कह रहा है, सेक्शन 3 भी तो यही बात कह रहा है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, देखिए क्या लिखा है इसने, एक्ट 9। एक्ट 9 कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या कहता है यहाँ पे कि द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनरिपील्ड क्यों, क्योंकि कुछ तो रिपील्ड हो गए, कहाँ आ गए, सेल्स ऑफ गुड्स में आ गए, कुछ पार्टनरशिप में चले गए, तो जो अनरिपील्ड प्रोविजन बच गए हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे क्या हैं, अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है कहीं भी सेल्स ऑफ गुड्स के साथ में, तो वो कहाँ अप्लाई होंगे, सेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल्स ऑफ गुड्स। इसके जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पर भी अप्लाई होंगे, सेक्शन 10 अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कैसे बताएंगे, सेक्शन 10 से ही तो बताएंगे।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो भी पार्ट अनरिपील्ड है वह सेल्स ऑफ गुड के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होगा, बट वह इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है यहाँ तक आपको आज चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। देखिए ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि देखिए जो जनरल डेफिनेशन जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमने डिलीवरी पढ़ा सेक्शन 2 में, 2 के सब सेक्शन 2 में आपने डिलीवरी पढ़ा था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 33 भी डिलीवरी को डिफाइन करता है। ये जनरल डेफिनेशन है, स्पेशल डेफिनेशन, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अभी डिलीवरी होगी तो भी एक्सेप्टेंस कौन लेगा, एक्सेप्टेंस के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, वो सेक्शन 42 में बताया गया है। तो ये क्या है, जो सेक्शन 2 में आपकी दी गई जनरल डेफिनेशन है, स्पेशल डेफिनेशन आपकी सेक्शंस के अंदर में रहती हैं, जो पर्टिकुलर पार्ट होता है उसी से रिलेटेड होती है। उनके बारे में हम डिटेल में बात करते रहेंगे साथ साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट, कोई सजेशंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मुझे क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ऐसे सजेशंस प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मेल करें। आप साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो करें, और चैनल को मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।